Right now you are the Dr. Tapan Shah, the owner of Dr. Tapan Eye Clinic at Akshar Chowk, Vadodara. But said that what actually inspired you? How naughty you were in your childhood? पहले से मतलब गेम का भी मुझे इतना ही शौक था। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था एमबीबीएस में, तब भी मैं पूरी रात रात तक एज ऑफ एम्पायर गेम खेलता रहता था। ये रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर इज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मतलब जो हम सादी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि चश्मे के नंबर आया, तो दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं भी पूछना चाहती हूँ, सिंस मेरे भी ग्लासेस है, कि एक बार ग्लास आ जाता है तो क्या वो वापस निकल सकते हैं? क्या वो नंबर देखो, अगर मैं भी तो चश्मा ही पहन रहा हूँ अगर कुछ करने से चश्मा हट जाता तो मेरा भी हट जाता। पहले बोला करती थी, लेकिन अब फ्रेंड्स ज्यादा बोलते हैं कि ग्रीन ग्रास यानी हरी पत्तियों पर, हरी घास पर चलने से आपके नंबर्स कंप्लीटली चले जाते हैं। ऐसा कोई साइंस हमारे में पढ़ने में तो नहीं आया। हो सकता है कि कभी हमने गाय के सिर पे चश्मा नहीं देखा, इसलिए ऐसा सोचा हो कि ग्रीन ग्रास पे चलने से चश्मा नंबर हट जाए। ये टोटली मीथ है। लेकिन उठते ही चश्मा डालना ये एक हैबिट है या फिर नहीं, कंफर्ट है फिर से। Hello and welcome to Let's Talk Life. I am your host, Dr. Chitra Shukla. As a clinical psychologist, I see every day how our thoughts and emotions are deeply tied to our physical bodies. But to get the full picture of health, we need to look both the mind and the medicine. In each episode, I am joined by a fellow medical practitioner to bridge that gap. We are diving deep into the science of well-being, the realities of recovery, and the human stories behind the white coats. Whether you're looking for expert advice or a little more balance in your life, you are in the right place. Let's dive in. When our vision is compromised, our world changes, not just physically but emotionally. Today, I'm joined by a distinguished expert in this field, Dr. Tapan Shah, a leading ophthalmologist. Together, we are going to discuss the vital link between our sight and our mental well-being and how we can better care for the eyes that let us experience the world. Dr. Shah, welcome to the show. And मैंने बहुत एक brief introduction आपके बारे में सबको बताया है, बट ऑनेस्टली अगर आप आपके बारे में थोड़ा और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ्थेल्मोलॉजी मेरा पैशन पहले तो नहीं था। तब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मीन्स पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे, तो मुझे लगा कि अब आगे पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। लेकिन फिर लगा कि पूरी लाइफ ऐसे शायद नहीं जाएगी, तो कुछ कर लेते हैं। स्कोर बहुत अच्छा था, सब जगह एडमिशन मिल रहा था। तो मेरे फादर जनरल सर्जन है, तो मुझे पहले से ऐसा था कि काम करना है तो सर्जरी का करना है। तो ऑफ्थेली एक ऐसी ब्रांच थी कि जिसमें सर्जरी आती है और इमरजेंसी नहीं आती, क्योंकि मुझे इमरजेंसी नहीं चाहिए थी। क्योंकि वो जनरल सर्जरी, मेडिसिन वगैरह में क्या कभी भी कॉल आते हैं, रात को भी पेशेंट आते रहते हैं। ऑफ्थेल में आती है इमरजेंसी, लेकिन बहुत रेयर। तो ओवरऑल मुझे कुल लाइफ चाहिए थी, तो मैंने ऑफ्थेल सिलेक्ट किया। उससे भी ज्यादा मेरे दिमाग में ये था उस वक्त, सच्ची बता रहा हूँ, कि मीन्स एमबीबीएस में पूरी बॉडी पढ़ी है तो सब कुछ तो आता ही है, तो ऑफ्थेल तो एक छोटी सी आंख ही है, तो उतना पढ़ने में क्या टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअली वहां पे जाने के बाद पता चला कि ऑफ्थेल में भी 6 सुपर स्पेशलिटी होती है। आंख के पार्ट्स अलग हैं और हर एक पार्ट के भी स्पेशलाइजेशन अलग है। जैसे कि रेटिना है, ऑक्यूलोप्लास्टी है, स्क्विंट और पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अलग हैं, ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट अलग हैं, इवन कॉर्निया स्पेशलिस्ट भी अलग है। तो जाने के बाद पता चला कि आंख इतनी सी छोटी है, लेकिन उसमें फील्ड्स बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए, जैसे अभी आपने बताया कि आपके फादर एक सर्जन थे और आप उनसे इंस्पायर हुए, एंड मैंने सुना था कि बचपन में आप बहुत नॉटी हुआ करते थे, बट यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट and a very disciplined person pursuing MBBS. But I think so you passed out with great numbers also. If you wish, you could have chosen any specialty. Why ophthalmology? दो ही चीज मैंने बताई, एक तो मुझे इमरजेंसी नहीं चाहिए थी और दूसरा सर्जिकल चाहिए था। तो ऑफ्थेल में वो दोनों चीजें मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा विजन देना, मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल। मतलब जब कैटरैक्ट सर्जरी हम करते हैं, पेशेंट जब आता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, और जब हम सर्जरी करते हैं तो नेक्स्ट डे से विजन आ जाता है। तो वो जो मिरेकल और उसके साथ में पेशेंट के मुंह पे जो खुशी दिखने मिलती है, उससे हमें बहुत संतोष मिलता है। वो दूसरी सर्जरीज में इतना नहीं मिलता है। आप कोई भी सर्जरी करवाए तो बाद में तो थोड़ा पेन वगैरह रहता है, पेशेंट के वो रिकवरी आने में भी टाइम लगता है। जबकि ऑफ्थेल में वो मिरेकल जैसा होता है, नेक्स्ट डे ही पेशेंट फिर से चलने लगता है, सब कुछ दिखने लगता है। उसी को जो वाउ फैक्टर मिलता है वो सिर्फ ऑफ्थेल सर्जरी में मिलता है। तो मुझे लगा कि ऑफ्थेल विल बी द बेस्ट फॉर मी।
right? Right now, you are the Dr. Tapan Shah, the owner of Dr. Tapan Eye Clinic at Akshar Chowk, Vadodara. But said that, what actually inspired you? How naughty you were in your childhood? मस्ती तो मैंने बहुत की है पहले से, मतलब गेम का भी मुझे इतना ही शौक था। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था एमबीबीएस में, तब भी मैं पूरी रात रात तक एज ऑफ एम्पायर गेम खेलता रहता था, ठीक है। लेकिन डेडिकेटेड जो वो था, वो डेडिकेशन पढ़ाई में भी था। जब मैं जो काम करता हूँ तो फिर उसके पीछे लग जाता हूँ। एक बार पढ़ने लगे तो फिर 8-8, 12-12 घंटा तक आराम से हम पढ़ लेते थे। हम जो कोचिंग लेते थे तब भी हम सुबह 7 बजे स्टार्ट होती, रात को 9 बजे खत्म होती। तो वो डेडिकेशन पहले ही था कि जो काम करते हैं उसके पीछे लग जाओ। फिर जब ऑफ्थेल में लग गए तो फिर उसके पीछे इतना डेडिकेशन दे दिया। मैंने डीएनबी किया है और आपको पता होगा कि डीएनबी का एंट्रेंस थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन एग्जिट बहुत टफ है। क्योंकि डीएनबी में क्या होता है कि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है और पेपर कौन निकालता है पता नहीं, कौन चेक करेगा पता नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम भी XYZ कोई भी सेंटर पे होता है। तो वो आपको कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो सपोर्ट करे एग्जाम में या और कहीं पे भी। तो सिर्फ आप अपने नॉलेज से ही पास आउट हो सकते हैं। तो वो ठीक है, वो डेडिकेशन था और हमने पढ़ाई की, तो भगवान की कृपा से सारा हम सब फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। वो कॉन्सेंट्रेटेड लगा हुआ गेमर था वो भी हो सकता है। जो स्ट्रेटेजी गेम खेलते थे उससे जो माइंड डेवलप हुआ, वो भी उसने भी तो हेल्प किया। क्योंकि पढ़ाई भी एक स्ट्रेटेजी ही है। तो आप अगर सब समझ के उसका स्टेजेस मान के उसको अगर क्रैक करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय व्यूअर्स दैट मैं आपको पूछना चाहूंगी। जरूर से। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है एंड हाउ इज इट करेक्टेड? मतलब कुछ इजी वे में समझाइए कि बच्चा भी समझ पाए। रिफ्रैक्टिव एरर इज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मतलब जो हम सादी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि चश्मे के नंबर आया, तो दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। नॉर्मल फिजिक्स मैकेनिज्म क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसके ऊपर के रेस हमारे आंख के अंदर रेटिना होता है। रेटिना मींस सेंसर, ठीक है। जैसे कैमरा में पहले रोल आता था या अभी डिजिटली वो सेंसर आता है, तो वही सेंसर हमारे आंख में वो रेटिना है। तो वो रेटिना के ऊपर जब वो जो रेज आते हैं वो फोकस होंगे तो ही वो चीज हमें क्लियरली दिखेगी, ठीक है। तो हमारे आंख की लेंथ वेरी करती है। आंख के आगे जो कॉर्निया है, वो कॉर्निया का पावर भी वेरी करता है। तो उससे कई बार क्या होता है, रेज या तो रेटिना के आगे फोकस होते हैं या रेटिना के पीछे फोकस होते हैं, ठीक है। उसी को रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। तो हम बाहर से लेंस डाल के हम कोशिश करते हैं कि वो रेज फिर से रेटिना पे फोकस हो, उसको रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि रेज हैं वो रेटिना से आगे फोकस हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि बाहर का जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो ओवर पावर कर रहा है, मतलब ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो उसको हमें पावर कम करना है, इसलिए हम उसको माइनस का नंबर देते हैं, ठीक है। और अगर वो रेज रेटिना के पीछे फोकस होता है, मतलब जो पावर हमें चाहिए उससे कम पड़ रहा है, तो हम प्लस का नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिससे वो पावर फिर से रेटिना पे फोकस हो, ठीक है। तो जो ऐसी बिलीफ है कि दूर का नंबर और पास का नंबर, तो वो ऐसी कोई टर्म हमारे में नहीं होती। एक्चुअल में टर्म होती है एक मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मींस जो फोकस है वो आगे हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया जो जिसमें रेस का फोकस रेटिना के पीछे हो रहा है। और ये दोनों बीमारी हर एक एज में हो सकती है। मतलब बचपन में भी आपको प्लस का नंबर भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। नॉर्मली सबकी बिलीफ होती है कि प्लस का नंबर मतलब 40 के बाद ही आता है, 40 के बाद आता है वो प्लस का नंबर ही होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया कैन अकर एट एनी एज। करेक्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं भी पूछना चाहती हूँ, सिंस मेरे भी ग्लासेस है, कि एक बार ग्लास आ जाता है तो क्या वो वापस निकल सकता है? क्या वो नंबर लाइक कैन वी रिड्यूस और कैन वी कंप्लीटली माइनस इट या रिमूव इट? देखो, अगर मैं भी तो चश्मा ही पहन रहा हूँ अगर कुछ करने से चश्मा हट जाता तो मेरा भी हट जाता। ट्रू, ठीक है। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं आती, ऐसा कोई खाना पीना नहीं आता, या ऐसा कोई मेथड नहीं है कि जिससे नॉन सर्जिकली कि आप चश्मे का नंबर हटा सकते हैं।
ओके, ठीक है, तो नंबर है तो आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है। ये मार्केट इट्स में लाइक जस्ट वुडन स्टिक कि अगर आप चलने से आपको दिक्कत हो रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या लकड़ी का इस्तेमाल करने से आपके पैर ठीक हो जाएंगे? नहीं नहीं, स्पेक्टिकल इज लाइक द सेम, ठीक है। तो वो जैसे लकड़ी आपको चलने में हेल्प करती है, इसी तरह स्पेक्टिकल आपको देखने में हेल्प करेगा, लेकिन वो क्योर नहीं करेगा, ठीक है। तो चश्मा पहनते रहने से नंबर हट जाएगा, ये पूरी मिसबिलीफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे गूगल इंफॉर्मेशन देता है लेकिन डायरेक्शन नहीं एग्जैक्टली। एक पुराना ट्रेंड है जो नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मेरे फ्रेंड्स, मेरी दादी, मेरी नानी पहले बोला करती थी, लेकिन अब फ्रेंड्स ज्यादा बोलते हैं कि ग्रीन ग्रास यानी हरी पत्तियों पर, हरी घास पर चलने से आपके नंबर्स कंप्लीटली चले जाते हैं। ये मिथ है या फिर ऐसा कोई साइंस हमारे में पढ़ने में तो नहीं आया। हो सकता है कि कभी हमने गाय के सिर पे चश्मा नहीं देखा, इसलिए ऐसा सोचा हो कि ग्रीन ग्रास में चलने से चश्मा नंबर हट जाए। ये टोटली मिथ है। ऐसा मैंने जैसे बताया कि अगर ऐसा कुछ भी करने से चश्मा हट जाता तो मेरा भी हट जाता। मैं भी तो बैडमिंटन खेलता हूँ, हमारे घर में भी तो गार्डन है, हम भी तो घूमते हैं, लेकिन मैं भी चश्मा पहन ही रहा हूँ। तो ऐसा कोई चीज नहीं मिली अभी तक कि चीज करने से चश्मा हट जाए। सीरियसली। अब ये परफेक्ट एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड्स को भी देना पसंद करूंगी कि गाय और भैंस तो ऑल द टाइम ग्रीन ग्रास पे चलते हैं। वेरी नाइस सर। मूविंग फॉरवर्ड, क्या आप एक बार चश्मा पहनते हो तो क्या आप उसमें आदीन हो जाते हो, मतलब उसके बिना रह ही नहीं पाते हो? ये मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है। मेरे बेटे को चश्मे आए तो आज वो उठते ही अपना चश्मा इमीडिएटली डाल लेता है। पता नहीं, मैं उसे हमेशा बोलती हूँ कि बिना चश्मे को भी तुझे दिख सकता है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट ही हैज शॉर्ट साइटेड, ही हैज स्पेक्स फॉर द लॉन्ग साइटनेस। जय, इसको मैं आदत नहीं बोलूंगा, ये कंफर्ट की बात है। आपको कम दिख रहा है इसलिए आप चश्मा पहन रहे हो। अगर कम दिखता नहीं या ऐसे कोई कंप्लेन होती नहीं तो आप ना मेरे पास आते हैं या चश्मे पहनने की आपको जरूरत पड़ती। एक बार ये कंफर्ट है, चश्मा पहनते हैं तो आपको अच्छा दिखता है तो नेचुरली आप पहनोगे, ये आदत नहीं हुई। ओके, ठीक है, और पहनना भी चाहिए क्योंकि उससे साफ दिख रहा है। ओके, लेकिन उठते ही चश्मा डालना एक हैबिट है या फिर नहीं, कंफर्ट है। फिर से मतलब मुझे अगर बिना चश्मे साफ नहीं दिखता है तो नेचुरली मैं चश्मा पहन के ही जाऊंगा। ओके ओके, सो ये हैबिट, लेकिन ये निकल सकती है। इट्स लाइक एन एडिक्शन, कैन वी से दैट? नो, इट्स अ नेसेसिटी। मतलब जैसे अगर बीपी की गोली से ही आपका बीपी कंट्रोल रहता है तो आपको लेना ही चाहिए। इसी तरह अगर आपको साफ दिखता है चश्मे से तो पहनने में उसमें कुछ बुराई ही नहीं है, पहनना ही चाहिए। उल्टा मैं तो ये कहूंगा, अगर आप बिना चश्मे ज्यादा देखेंगे तो आपका नंबर बढ़ने के चांस और ज्यादा रहेगा। ओके, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज advisable to use your glasses regularly. If it is short sightedness or long sightedness, वो कुछ भी हो, लेकिन आपको ग्लास पहनना ही चाहिए। प्रेस बाय भी अगर है, मतलब जो 40 के बाद में आपको पास का नंबर आता है, वो आपको रेगुलर पहनने की जरूरत नहीं है। वो जब आप पास का काम करते हैं तभी उसका यूज कीजिए। लेकिन अगर मैंने जैसे बताया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो बचपन से होता है तो उसमें इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज ग्लास रेगुलरली। क्या हम कोई चीज ऐसी खाने से या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करने से क्या हमारे नंबर उतर सकते हैं? देखो, ये फिर से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ? मैं भी सब खाता हूँ। अगर ऐसा कुछ भी खाने से या और कोई चेंज करने से अगर चश्मा हट जाता तो मेरा भी हट जाता। अग्रीड। ठीक है, कोई भी डॉक्टर का आपने देखा कि चश्मा हट गया है? नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी खाना नहीं है, ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो करने से नंबर हटेगा। कोई खाना नहीं है। अगर आपको नंबर हटाना है तो डॉक्टर के पास आके सर्जरी ही करवानी पड़ेगी या कॉन्टेक्ट लेंस जैसा कोई ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा, लेकिन नंबर है तो वो रहेगा ही। दूसरा, एक सिंपली बात समझिए आप कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक खाने से आपकी आईबॉल की लेंथ चेंज हो जाएगी? यस। ठीक है, जो मैंने आपको फिजिक्स समझाया कि नंबर क्यों आते हैं, क्योंकि फोकस रेटिना पे नहीं होता है। okay. तो क्या कोई खाने से आप आईबॉल की लेंथ चेंज कर सकते हो? ऐसा कुछ बना है कि वो खाने पीने से आपकी पैर की लेंथ चेंज हो जाए? कभी नहीं। या आप कोई एक्सरसाइज करोगे तो लेंथ कम हो जाए? नेचुरली तो सेम बात यहीं पे रहेगी। ऐसा कुछ भी करने से आंख की लेंथ को आप कैसे एडजस्ट करोगे? करेक्ट। ठीक है, तो मतलब कुछ भी खाओ पियो या कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका नंबर नहीं चेंज होगा। ओके,
तो ज्यादा टीवी देखने से क्या आपके नंबर बढ़ते हैं? टीवी नहीं, मैं बताऊंगा कि मोबाइल से और इनएक्टिविटी से। ठीक है, देखो एक नेचर का एक नॉर्मल रूल है, जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी होती जाती है और जो हम यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। एक एग्जांपल, आपको मेडिकल है तो आपको अपेंडिक्स वाला एग्जांपल पता ही है। कि हम वो अपेंडिक्स मतलब आंत्रपुच्छ जो पहले एनिमल्स में एक्टिव है क्योंकि वो ग्रास खाते हैं। ठीक है, हम नहीं खाते तो वो हमारे में इनएक्टिव या रूडिमेंट्री रहता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी एक एग्जांपल है, आपने कभी भी अगर फ्रैक्चर हुआ हो, ठीक है, और प्लास्टर करवाया हो तो आपको पता है कि महीने के बाद जब प्लास्टर निकालते हैं तो वो हाथ थोड़ा सा पतला हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 1 महीने से वो हाथ यूज नहीं हुआ और उसका मसल रिटेंशन हो चुका है। हाँ, ठीक है। तो इसी तरह आंख का भी वैसे ही है, अगर आप जो काम के लिए रेगुलर यूज करोगे तो एडॉप्टेशन उसको अच्छा फायदा हो, इस तरह सा एडॉप्टेशन होगा, और जहां पे यूज नहीं करोगे तो वहां पे वो बिगड़ेगा। ठीक है, जब हम पास का काम कंटिन्यूस करते हैं मतलब मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है, तो मायोपिया जो होता है मतलब जिसको मैंने बताया था कि रेटिना का पावर बढ़ाने से लेंस का पावर बढ़ाने से आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो मायोपिया में पास का अच्छा दिखता है। ठीक है, इसलिए आप कंटिन्यूअसली लंबे टाइम अगर मोबाइल यूज करते हैं तो आपको पास का ज्यादा अच्छा दिखे, ऐसा एडेप्टेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर बढ़ता है। सो इट्स अ फॉल्स सिग्नल गोइंग टू द ब्रेन। यस, तो मैं अगर आप चॉइस दे मुझे कि मुझे स्क्रीन देखना ही है तो मैं बोलूंगा कि मोबाइल मत देखो, उससे बेटर है टीवी देखो। लेकिन मैं मेरे सारे पेशेंट को एडवाइस करता हूँ एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए निकालिए। ठीक है, बैडमिंटन, स्विमिंग, फुटबॉल, जिसमें दूर का देखना हो। करेक्ट। ठीक है, तो आपको नंबर नहीं बढ़ेंगे। करेक्ट, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली आपके आईज को अलग अलग डिफरेंट फ्रेम में एडजस्ट अलग अलग चीजें आप दिखा रहे हो। अगर आप कंटिन्यूअसली पास का देखोगे तो उसका एडेप्टेशन होगा। Which glass I should use while working on PC? ये भी मिसनोवर है, मतलब सब लोग नॉट ओनली मिसनोवर, मैं बोलूंगा कि मार्केटिंग गिमिक्स है कि वो लोग बोलते हैं कि ब्लू ब्लॉक पहनो, ये वाला ग्लास पहनो तो आपकी आंख को स्ट्रेस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि ब्लू ब्लॉकिंग वो नेचुरल टेक्नोलॉजी भगवान ने अपने आंख में लेंस में दी ही हुई है। ठीक है, और जब वो कैथोड रेज वाले मॉनिटर थे तब ठीक था कि वो रेज निकलते थे और हमारी आईज को डैमेज करते थे। अभी जो एलईडी मॉनिटर्स आ गए तो ये सारी लाइट्स वगैरह भी तो एलईडी ही है, तो उससे भी तो डायरेक्ट डैमेज होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ब्लू ब्लॉक या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से तो आंख को प्रोटेक्ट नहीं करती। ठीक है, स्क्रीन देखते वक्त ज्यादातर जो हमें डैमेज होता है वो ड्राइनेस की वजह से होता है। ठीक है, तो जो उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। नॉर्मली हमारा ब्लिंकिंग रेट होता है, पर मिनट में हमारी आईज नॉर्मली 20 टाइम्स ब्लिंक करती रहती है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज स्ट्रेसफुली देखते हैं, फोकस करते हैं, तो हम क्या उसमें कुछ मिस नहीं करना चाहते। गुजराती में एक कहावत भी है कि आंख नो मटकू ही ना मारी, मतलब हमने पलक भी नहीं झपकाई, मतलब इतनी हम कंसंट्रेशन से वो हमने काम किया या वो चीज को हमने देखा। ठीक है, तो हम जब स्क्रीन चल रहा है तो हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, तो हम ज्यादा फोकस से देखते हैं, और ज्यादा फोकस से देखने की वजह से हमारा ब्लिंकिंग रेट जो 20 है वो कम होके 3 to 5 हो जाता है। अब नॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि जब हम ब्लिंक करते हैं, पलक झपकाते हैं, तो हमारी आईलिड एज अ वाइपर वर्क करती है। ठीक है, तो हमारे आंख में जो आंसू बनते हैं उसको इवनली स्प्रेड करती है और आंख को वेट करती हैं। दूसरा, जब ब्लिंक होता है तो आंख में लीड में पंप मैकेनिज्म भी होता है, वो कंप्रेस करता है और टीयर का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, तो ब्लिंकिंग कम होने से टीयर सिक्रीशन भी कम हो गया, और जो सिक्रीट हुए हैं टीयर्स उसका स्प्रेडिंग भी कम हो गया, तो दोनों वजह से आंखें ड्राई होती है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि जब स्क्रीन लंबे टाइम देख रहे हैं तो उसको वेट रखें आंख को। करेक्ट। ठीक है, तो कोई स्क्रीन या ग्लास से ये काम तो होने ही वाला नहीं है। Correct. वो आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज करेंगे तो ही होगा। ठीक है, सो अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है, सो उसके लिए कोई टिप है, जैसे पानी से आंख धोना और समथिंग लाइक इमीडिएटली वो अपने ड्राई आंख
मुझे भी कई बार महसूस होता है कि व्हेन वी आर ओवरलोडेड, यू नो, लाइक पुटिंग डेटा एंट्रीज एंड ऑल, एंड वी आर स्ट्रेन्ड, काम करें, उसके बाद हम आईज को इस तरह से अपने आप को, यू नो, लाइक रब करते हैं, तो हमें फील होता है देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ, यू नो, लाइक पेन जैसा, यू नो, लाइक दैट आवर साइनसेस आर कंप्लीटली, यू नो, लाइक गिविंग अस दिस, हम ऐसा नहीं रब करना ये उसमें वगैरह। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में दो चीजें होती हैं, एक हुआ ड्राइनेस और दूसरा होता है एकोमोडेशन। ओके, ठीक है, एकोमोडेशन इज द फिनोमिना कि जैसे पुराने मोबाइल आपको याद है कि जब हम फोटो खींचते थे तो पास का जब फोटो खींचते थे तो कहीं और फोकस होता था, और दूर का फोटो जब हम खींचते थे तो हम सेंटर में क्लिक करते थे, तो Yes. पहले वो जूम आउट जूम इन होता है और Correct. फिर क्लियर होता है। करेक्ट। यही पावर नेचुरली आंख में भगवान ने दी हुई है, उसी को हम एकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब जब हम दूर का देखते हैं तो कहीं अलग फोकस होता है, और पास का देखते हैं तो आंख एडिशनल पावर जनरेट करती है और उससे फिर पास का देख पाती है। ठीक है, तो जब हम स्क्रीन कंटिन्यूअसली देखते हैं तो ये एकोमोडेशन पावर कंटिन्यूअसली यूज होता है। करेक्ट। ठीक है, तो उससे आंख के मसल को स्ट्रेस आता है और फिर उससे आंख दर्द करती है, हेवीनेस लगता है, हेवीनेस लगता है। ठीक है, तो ये हटाने के लिए या मीन्स इस फिनोमेना से लड़ने के लिए हम 20-20-20 का रूल एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो हर 20 मिनट काम करने बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर का देखना है। आप दूर का देखेंगे तो आंख के मसल रिलैक्स होंगे, फिर आप फिर से काम करोगे तो आपको स्ट्रेस इतना फील नहीं होगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, आपने हाथ से इवन पेन को भी आप कंटिन्यूअसली पकड़ के रखोगे तो हाथ दर्द करेगा। लेकिन आपने बीच में रखी पेन, फिर से उठाई, फिर से रखी, फिर से उठाई, तो आपको दर्द नहीं होगा। यस, एंड हम मेंटली भी अपने आप ब्रेन को अडेप्टेशन सिखा रहे हैं। हाँ, जैसे हमने आगे बात करी कि मेरे बेटे को चश्मे हैं, सो वो जैसे ही उठ के पहनता है, सो माय क्वेश्चन इमीडिएटली एज अ मदर, कंसर्न मदर, इज दैट कि वापस उसको कंटिन्यूस रेपिटेशन आई चेकअप के लिए कब कब आपके पास आना चाहिए? तो उसका क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकते थे कि उसके नंबर कब तक बढ़ेंगे। यस, करेक्ट, वो मेरा दूसरा क्वेश्चन था। हाँ, तो मैं दोनों के आंसर साथ में ही दे देता हूँ। तो जैसे हमने बताया कि मेन फिजिक्स यही है कि आई बॉल में जो रेटिना पे फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं हो रहा है, उसी की वजह से चश्मे का नंबर है। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि आई बॉल की लेंथ जब तक स्टेबल नहीं हो जाती तब तक नंबर बढ़ सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मली 12 इयर्स के तक नंबर बढ़ने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल मायोपिया और कई कंडीशंस में नंबर 20 से 25 की एज तक बढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली 18 साल तक नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए हम कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी, मतलब जिससे चश्मा का नंबर हट जाता है, वो 18 के बाद ही एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो 18 तक आइडियली आपको हर 6 महीने मुझे फिर से दिखाना है, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती रहेगी तो नंबर चेंज होता रहेगा। सर, अगर वो खेलता खुद का है, जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूअसली कि वो मैदान पे जाना चाहिए, कोई बैडमिंटन, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस कुछ खेलना चाहिए, फिर भी उसके नंबर बढ़ते रहेंगे? फिर से चश्मे का नंबर का मेन रिलेशन तो आई बॉल की लेंथ से है। करेक्ट। तो हाइट बढ़ेगी तो आई बॉल की लेंथ भी चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी तो नंबर बढ़ेंगे। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आपका नंबर हाइपरमेट्रोप है, मतलब प्लस का नंबर है, तो प्लस का नंबर अगर आई बॉल की लेंथ बढ़ी तो नंबर कम हो सकता है, माइनस का नंबर कभी कम नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है, और सर आज के लाइफस्टाइल में मैंने बहुत देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे आ रहे हैं। सो व्हाट इज द राइट एज क्राइटेरिया इफ यू सी दीज डेज के किस उम्र में बच्चों को चश्मे आ सकते हैं और क्यों आते हैं? तो चश्मा हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक तो हमने बताया रिफ्रैक्टिव एरर के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, दूसरी एक कंडीशन है जिसको इजोट्रोपिया हम बोलते हैं। इजोट्रोपिया मतलब आंख अंदर की ओर टेढ़ी होना। ओके। ठीक है, हम देखते हैं ना कई बार बच्चे की आंखें टेढ़ी होती है, स्क्विंट आप कहना? स्क्विंट जैसा। ओके। ठीक है, स्क्विंट के ही टाइप है, उसमें इजोट्रोपिया मतलब आंखें दोनों अंदर की ओर है, अंदर की ओर, नाक की तरफ देखती है, नाक की ओर देखती है। ठीक है, तो इजोट्रोपिया में हम एट द एज ऑफ 1.5 साल 1.5 ईयर में भी बच्चे को चश्मा देते हैं।
तो चश्मे का ऐसी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, 1 साल के 1.5 साल के बच्चे में भी चश्मा नंबर देने की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मली हम 5 साल के बाद देते हैं, ठीक है। हम पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप ऑब्जर्व करें कि आपका बच्चा काम किस डिस्टेंस पे करता है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि वो बार बार टीवी नजदीक जाके देखता है या पढ़ता है तो बुक ज्यादा नजदीक ले आके देखता है, तो उसका मतलब उसको दूर का कम दिखता है। हम एज अ पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको डांटते हैं कि नहीं टीवी दूर जाके देख, बुक ऐसा मत रख, लेकिन एक्चुअल में उसको दूर से टीवी दिख नहीं रहा है साफ, इसलिए वो नजदीक जा रहा है। So this is a tip for the parent. Yes, it's a red signal कि अगर आपका बच्चा बार बार टीवी नजदीक जाके देख रहा है, मतलब आपको डॉक्टर को दिखाने की बहुत जल्दी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं दिख रहा है इसलिए पास में जा रहा है, ठीक है, ना कि पास में देखने से नंबर बढ़ा है। सर तो क्या अगर मुझे चश्मे है लेकिन मेरी बेटी को चश्मे नहीं है, अगर वो टाइम पास के लिए या फिर नो अच्छा दिखने के लिए मेरे चश्मे पहनती है, तो क्या उससे भी नंबर आ सकते हैं? नंबर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक्चुअल में पहले तो उल्टा होगा कि अगर आपके नंबर वाले चश्मे हैं और वो पहनेगी तो उसको धुंधला दिखेगा, करेक्ट। लेकिन फिर से बॉडी की मैकेनिज्म ऐसा है कि जो भी एनवायरनमेंट में वो रहता है उसको आदत उसको सेट होने की या हैबिचुएट होने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अगर वो आपका चश्मा पहन के रखेगी तो फिर आंखें उसके थ्रू क्लीन देखने की कोशिश करेगी और उससे जो एडॉप्टेशन आएगा उससे फिर से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। सर लेकिन कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के लिए पहना उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। इट कैन बी अ फैशन स्टेटमेंट, लेकिन वो ग्लासेस नंबर नहीं होने चाहिए। यस, एग्जैक्टली। सो सर फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी आपके क्लिनिक पर और आपने मेरे बेटे के आंख में दवाई डाली थी, तो उसका रीजन क्या था? नंबर चेक करवाने के लिए। यस सर। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी आंख का फंक्शन हमने समझाया कि एकोमोडेशन नाम का एक फंक्शन होता है कि जिससे हम दूर और पास दोनों की चीजें अच्छे से दिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एकोमोडेशन के लिए आंख के मसल को एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है, तब जाके हम पास का देखते हैं, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोप जो कंडीशन हमने डिस्क्राइब की थी कि जिसमें रेज हैं वो रेटिना के पीछे फोकस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आंख एक्स्ट्रा पावर दे के मसल्स का वो फिर से फोकस करके उसको रेटिना पे ला सकता है, ठीक है। तो उससे उसका एक बार देखना तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन उसको हेडेक होता है, ओके, ठीक है। और दूसरा, यही एकोमोडेशन पावर लगने की वजह से अगर हम डायरेक्टली मशीन पे चेक करते हैं तो वो माइनस का नंबर देता है, ओके, ठीक है। तो जब हम ड्रॉप डालते हैं वो आंख के मसल को पैरालाइज कर देती है टेम्पररीली, ठीक है। तो उसका ये एकोमोडेशन पावर चला जाता है, ओके। तो फिर हम जो चेकअप करते हैं और नंबर निकलता है वो एक्चुअल में जो उसका एक्चुअल पावर है वही आता है, करेक्ट, ठीक है। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि साइक्लो रिफ्रैक्शन, मतलब ये जो दवाई साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप है वो डालने के बाद ही चश्मे के नंबर निकलवाने चाहिए, एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 40, ओके, ठीक है। क्यों नहीं तो माइनस के नंबर है या प्लस के नंबर है वो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे और गलत प्रिस्क्रिप्शन भी आएगा, फिर वो चश्मे से दिखेगा तो सही लेकिन हेडेक होता रहेगा। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, करेक्ट नंबर निकलवाना चाहिए और उन्हीं के पास स्पेक्टेकल्स भी बनवाने चाहिए। नहीं, चश्मा आप कहीं भी बनवा सकते हो, डॉक्टर का काम है प्रिस्क्राइब करना, ओके, ठीक है। फिर आप मेडिसिन तो कहीं से ले सकते हैं, ठीक है, उसका ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं से ले, लेकिन नंबर सही तरह से निकला हो वो बहुत जरूरी है। इवन कई बार क्या होता है कि पेशेंट रेडी नहीं होते, क्योंकि हम जो साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप डालते हैं तो वो उसका टाइम भी 1 आवर होता है, तो 1 आवर आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक में बैठना पड़ेगा। उसका इफेक्ट आने में तो 1 घंटे लगेगा, लेकिन जाने में 24 घंटे लग सकता है। तो मतलब 24 आवर्स तक आपको पास का नहीं दिखेगा, मतलब पास में मोबाइल पड़ा है तो दिखेगा लेकिन उसके अंदर के लेटेस्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो अब बच्चे या उसके पेरेंट्स थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये क्यों करना है, डायरेक्टली भी तो नंबर निकल ही सकते हैं। लेकिन फिर हम उसको समझाते हैं कि नहीं, वो शॉर्टकट पे मत जाइए, आपके बच्चे के लिए यही बेटर है। वी आर नॉट चार्जिंग इवन एक्स्ट्रा फॉर दिस मेथड ऑल्सो, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जैसे करना चाहिए ऐसे ही करना चाहिए ना, करेक्ट।
ठीक है। So, जब ये तो और ये सारे काम कोई ऑप्टिशियन मतलब चश्मे की दुकान पे नहीं होगा, ठीक है। कभी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप चश्मे का नंबर हमेशा डॉक्टर के पास ही निकलवाएं, एक ऑप्थेल के पास ही निकलवाएं। Yes. इससे ये जानकारी मिलती है राउंड ऑफ के करेक्ट नंबर आपको करेक्ट टाइम के लिए सुविधा दे सकता है। यस, एक्चुअली में, और वो करेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही। सो डॉक्टर, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है, ठीक है, आप अपने तरह से यस नो फैक्ट या मिथ बताइएगा। कोशिश करूंगा। ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज? ग्लासेस। मोस्ट कॉमन आई प्रॉब्लम यू सी टुडे? रिफ्लेक्टिव एरर एंड ड्राइनेस। मोबाइल स्क्रीन्स एनिमी और मैनेजेबल? एनिमी। Is eye power always permanent? Yes, unless until you go for surgery. Can eye exercise really improve vision? No, One food that's best for eye health? there is no such food. Thank you, Dr. Tapan, for being on my podcast, Let's Talk Life. Thank you, Dr. Tapan Shah. And it was wonderful that you came on my podcast, Let's Talk Life, and shared so many informations regarding the eyes, some myths, some facts, and it was such an amazing evening spent with you. Thank you, Dr. Chitra, for calling me. I hope कि जो हमने बातें की है वो आपके listeners और viewers को एक सही राह दें. Thank you so much, sir. As we wrap up today's episode, a heartfelt thank you to Dr. Tapan Shah for sharing his experience, wisdom, and deep commitment to eye care and community service. To our listeners, remember, your health isn't a collection of separate parts. How you see the world physically affects how you feel mentally, and taking that first step to check your vision is a profound act of self-care. If you enjoyed this episode, please subscribe and share it with someone who might need a little more clarity today. Thank you for joining us on Let's Talk Life. I am Dr. Chitra Shukla, clinical psychologist, and until next time, keep looking forward and take care of yourself, mind, and soul.